एनडीए ने 275 सीट्स कही है, लेकिन आपका कोर ग्रुप 318 320 सीट की बात कहता है, तो आपका क्या आकलन है? अभी जितना मतदान हुआ है, अब मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते एनालिसिस करके कहता हूँ कि अब तक जो मतदान हुए उसमें दो काम हो चुके हैं। एक, माँ बेटे की सरकार गई, ये देश की जनता ने उनको निकाल दिया। दूसरा काम किया है, आने वाली सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदान में हो चुकी है। बाकी जो मतदान है वो मजबूत सरकार बनाने का मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बहुत मजबूत वाली सरकार बनेगी और पिछले 25 साल में हिंदुस्तान ने ऐसी मजबूत सरकार कभी नहीं देखी। ऐसी मजबूत सरकार इस देश की जनता देने वाली है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि यू विल नीड नो मोर अलायंसेस, आपको भी ऐसा लगता है कोई अलायंस की जरूरत? मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं सरकार चलाने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट मिल जाए, लेकिन देश चलाने के लिए मैं सबका साथ लेने के पक्ष में हूं। सरकार चलाना एक बात है, देश चलाना दूसरी बात है। मुझे मनमोहन सिंह जी की तरह सरकार चलाने में इंटरेस्ट कम है, देश चलाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट पिछले दिनों आपने दिया था, जिसमें आपका स्टेट्समैन उभर के सामने आया कि हम वर्किंग विलिंग विद वर्क टू कांग्रेस। मैंने ये कहा है और मैं मानता हूँ कि राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री मीटिंग पॉइंट होता है। और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है, और उस लोकतंत्र की ब्यूटी को संभालना, बनाए रखना हम सबका काम है। ये फारूक अब्दुल्ला ने क्या बयान दे दिया? आपने अच्छा सवाल पूछा। भारत की सेकुलरिज्म के पर चर्चा अगर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आज और गंभीरता से बात करना चाहता हूं। भारत का सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि संविधान के अंदर वो शब्द जोड़ दिया गया है। भारत हजारों साल से सर्वपंथ समभाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलॉसफी कहती है एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। भारत ही एक देश है जो कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत कभी ये नहीं कहता हिंदू सुखेन सुखी है, ऐसा नहीं कहता है। भारत सबके लिए सोचने वाला देश है। और भारत का हजारों साल का इतिहास देखिए, हिंदुस्तान ने कभी तलवार लेकर के कभी दुनिया के विचार पर, संप्रदाय पर, समाज पे हमला नहीं बोला है। विस्तारवाद ये भारत के ब्लड में नहीं है। उस भारत को बिन सांप्रदायिक सिखाने की कोशिश है न हमें करनी चाहिए न किसी और ने करनी चाहिए। जो लोग भारत की बिन सांप्रदायिकता के नाम पर कल बयानबाजी की है, मैं उन फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम सर्वसमावेशक हैं। ये देश ऐसा है जो प्रकृति की भी पूजा करता है, पेड़ की भी पूजा करता है, पानी की भी पूजा करता है। यहाँ कोई पराया हो ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। ये समाज है। और उस समाज में अगर इस प्रकार की भाषा बोली जाए, कभी कभार कोई घटना घटे या किसी का बयान आ जाए, क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इतना रद्दी है क्या कि कोई एक बयान दे तो खराब हो जाएगा? और इसलिए फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूँ, हजारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी
आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। और इसलिए आप कोई बयान करने वालों को, मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो। पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। कश्मीर ये सूफी परंपरा की धरती है। कश्मीर ये सर्वसमावेश की धरती थी, उसको ये दाग लगाने का काम आपने किया है। आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयानबाजी। और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए? जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं। उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो भारत की हजारों साल की महान सांस्कृतिक विरासत को आए दिन चोट पहुंचाते रहे। ये शोभा नहीं देता है हमको। हम आज भी हमारे संस्कारों के कारण, हमारे ब्लड के कारण, राजनीति के कारण नहीं, राष्ट्रभक्ति के कारण कहते हैं भारत सर्वपंथ समभाव का मार्ग ही भारत के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। और हम उसी मंत्र पर चलेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे कितने ही लोग अनाप शनाप बातें करें, इससे गाड़ी डिरेल होने वाली नहीं है। देश उच्च मूल्यों पर चला है, जय जगत का मंत्र लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र चला है, कुर्वन्तो विश्व मार्यम का मंत्र लेके चला है। उससे कभी डिगने वाला नहीं है। तो दिल्ली में अगर आपकी सरकार बनती और आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन कश्मीरी पंडितों के मसले को आप करेंगे सॉर्ट आउट करने की कोशिश? देश की जिम्मेवारी है, सिर्फ सरकार की नहीं, पूरे देश की जिम्मेवारी है। भारत की सांप्रदायिकता या बिन सांप्रदायिकता, इसकी कसौटी का मानदंड है कि कश्मीर में पंडित सुख से जीने लगे, मतलब कश्मीर में बिन सांप्रदायिकता आई। आंध्र और तेलंगाना की बात जब हम ईटीवी दर्शकों के लिए करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दो प्रदेश एक पुनर्गठित हो चुका है, नया प्रदेश तेलंगाना बन चुका है। आपने सारे देश का भ्रमण किया है, आप तेलंगाना और आंध्रा भी गए हैं। तो क्या आपने कोई अंतर पूरे देश के दूसरे राज्यों में और आंध्रा और तेलंगाना के बीच महसूस किया है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रेस्पॉन्स, इन टर्म्स ऑफ योर अनाउंसमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशंस? कोई डिफरेंस कोई ऐसा? मैं और एक बात पहले बता दूं, बड़े लंबे अरसे तक तेलंगाना के लोग तेलंगाना के लिए लड़ते रहे। 50 साल कांग्रेस की सरकारें वादे देती रही। 1100 से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन कांग्रेस की आंख में से आंसू नहीं निकला। अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने आंदोलन को चलाया। भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी है जो डे वन से इस विचार में अपनी बात को कंसिस्टेंटली रखती रही है। हम तेलंगाना के पक्ष में रहे, तेलंगाना बने इसके लिए हम आग्रही रहे, लेकिन तेलंगाना की बनने की प्रक्रिया प्रेम की हो, समझौते की हो, सीमांध्र के और तेलंगाना के लोगों को दूरी न हो, ये चिंता होनी चाहिए। माँ के दूध में कभी दरार नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पहले दिन से मत है। दूसरा, तेलंगाना बने, सीमांध्र बने, रायसीना के लोगों की दुख की चिंता हो, ये सब होना चाहिए, देश का हिस्सा है। लेकिन माँ हमारी तेलुगु स्पिरिट है, उस तेलुगु स्पिरिट को मार करके बच्चों को बड़ा नहीं किया जा सकता। मेरी जो पीड़ा रही है, मेरा जो दर्द है, वो ये है कि तेलुगु स्पिरिट को मरने मत देना और तेलुगु स्पिरिट बना रहे, माँ भी रहे और बच्चे भी पालन हो। तेलंगाना भी आगे बढ़े, सीमांध्र भी आगे बढ़े। और रायसीना, क्योंकि मैं जानता हूँ रायसीना वो मेरे कच्छ और सौराष्ट्र जैसा है, पानी के बिना बेचारे परेशान हैं।
मेरे दिल में अगर मुझे काम करना है तो मेरा मन करेगा कि भाई तेलंगाना नया बच्चा पैदा हुआ है, सीमांध्र से समस्याएं हैं, इन तीनों को समान रूप से कैसे विकसित करें, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहां पर चुनाव अभियान का सवाल है, मैं तेलंगाना के नागरिकों का और सीमांध्र के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। मैंने देखा इतनी गजब पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वरना क्या होता है कि प्रादेशिक भावना में लोग बह जाते हैं। लेकिन मैंने तेलंगाना में भी देखा, सीमांध्र में भी देखा कि उनको मालूम है कि अब तेलंगाना को आगे बढ़ाना है, सीमांध्र को आगे बढ़ाना है, तो किस सरकार के समय हमारा जन्म हुआ इसका महत्व नहीं है। अब कौन डॉक्टर हमें आगे बढ़ाएगा, बचाएगा, हमें खिलाए पिलाएगा, उसकी रुचि उसमें है, ये समझदारी है। और इसके लिए मैं सलाम करता हूं तेलंगाना के लोगों का और सीमांध्र के लोगों का। उनका ध्यान साफ है, अब हमारा भला नई सरकार करेगी। और इसलिए मैं देखता हूं पूरे देश से ज्यादा नई अनुकूल सरकार बनाने का इरादा तेलंगाना में भी ज्यादा है, सीमांध्र में भी ज्यादा है। और इसलिए तेलंगाना और सीमांध्र के लोग दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो नए बालक तेलंगाना को, इस शिशु को संभाले। सीमांध्र को लगता है कि तेलंगाना के जाने के कारण जो हमारा लूट गया है, उस स्थिति में हमें कोई संभालने वाला चाहिए। उनको भरोसा है कि एनडीए की नई सरकार ये करेगी। और दूसरा, उनको भी लगता है अगर दिल्ली में जो सरकार आए उसी के अनुकूल अगर राज्य में सरकार आए तो बहुत स्मूथली तेलंगाना का भी भला होगा, सीमांध्र का भी भला होगा। और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि इन दोनों की चिंता करनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और मेरा तो, मैं सीमांध्र कहो तेलंगाना, वहाँ के नौजवानों के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है, बड़े मेहनती है, बड़े टैलेंटेड है, वो देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो तेलंगाना के लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस बहुत मेरे मन में बहुत चीज़ें हैं। देखिए, कुल मिलाकर के एक हैदराबाद छोड़ दें तो तेलंगाना को बहुत की आवश्यकता है। वहाँ के लघु उद्योगों का बहुत बड़ी जाल बिछाई जा सकती है। आज तेलंगाना और सीमांध्र से लाखों से संख्या में नौजवान गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी चिट्ठी भी नहीं पढ़ती है। इनके दुखों को कौन दूर करेगा? हमको करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट देना चाहिए। सीमांध्र में, जैसे गुजरात में हमने कोस्टल डेवलपमेंट किया, सीमांध्र में बहुत बड़ा कोस्टल डेवलपमेंट हो सकता है। और सीमांध्र भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन सकता है, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। और तेलंगाना के अंदर अब देखिए, आईटी का क्षेत्र हैदराबाद सीमित हो गया, उसको हम पूरे तेलंगाना और सीमांध्र में क्यों ना डेवलप करें। तो हम आईटी रिवॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ एक टैलेंट पड़ी है, बेस पड़ा है, उसका एक्सपांसन कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए कितनी संभावनाएं पड़ी है, उस टूरिज्म को बल दे सकते हैं। यहाँ ट्राइबल बस्ती बहुत है, बंजारा लोग हैं मेरे भाई, क्योंकि मेरे गुजरात से गए हैं। उन बंजारा परिवारों का अभी तक किसी ने ख्याल नहीं किया है, बहुत बड़ी मात्रा में है। और ओरिजिनल वो गुजरात के लोग हैं, और मैं बहुत सालों से उनसे परिचय में हूँ। बंजारा नेताओं से भी मेरा बड़ा अच्छा संपर्क है। और मैंने देखा है, थोड़ी सी मदद मिल जाए ना, इतने मेहनती लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है। देखिए, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है नदियों को जोड़ना, वो हम पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, जैसे अटल जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया एनडीए गवर्नमेंट में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर हमने कर दिया, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन में गया गया। आज देखिए, आंध्र में इन 10 सालों में, दिल्ली में भी सरकार उनकी, राज्य में भी सरकार उनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्महत्या आंध्र में किसानों ने की। आंध्र का किसान भी कॉटन ग्रोवर है, तेलंगाना का किसान भी कॉटन ग्रोवर है, गुजरात का किसान कॉटन ग्रोवर है। हम इस कॉटन पे वैल्यूएशन पे काम करें। मेरी 5F फार्मूला है आंध्र के लिए, तेलंगाना के लिए, कॉटन ग्रोवर किसानों के लिए, फार्म टू फाइबर,
फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहाँ कपास है वहीं धागा बने, जहाँ धागा है वहीं कपड़ा बने, जहाँ कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बने, जहाँ रेडीमेड गारमेंट बने वहीं सीमांध्र के समुद्र तट से सारी दुनिया में माल पहुँच जाए। आप मुझे बताइए कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान को अपने कितने पैसे मिलेंगे कॉटन के। चीज़ें करें और मैं विश्वास से कहता हूँ तेलंगाना और सीमांध्र का तो विकास होगा, लेकिन उनके कारण हिंदुस्तान का विकास होगा। तो हैदराबाद की तरफ बढ़ेगा, तेलंगाना भी हैदराबाद जैसा बनेगा आगे जाके आपके इस प्लान में? न सिर्फ तेलंगाना भी बनना चाहिए, सीमांध्र भी बनना चाहिए। सीमांध्र में भी उतनी पोटेंशियल है, तेलंगाना में 6-8 तो मथक ऐसे हैं, इतने बढ़िया आगे जा सकते हैं जी, बहुत आगे जा सकते हैं। तो हैदराबाद की कैपिटल का ट्रिकी इशू कैसे सॉल्व करेंगे? चंडीगढ़ की तरह ही अटक नहीं जाएगा? मिल बैठ करके हो सकता है। देखिए, कांग्रेस की विशेषता ये थी कि उनकी राजनीति इश्यूज को खड़ा करना, इश्यू को लटकाए रखना, आश्वासन देते रहना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये उनका पैकेज डील रहता है राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की परंपरा ये रही है कि समस्याओं को समाधान करना, मिलजुल करके समाधान करना। देखिए, अटल जी ने छत्तीसगढ़ को जन्म दिया, मध्य प्रदेश भी खुश, छत्तीसगढ़ खुश। उत्तराखंड को जन्म दिया, उत्तराखंड खुश, उत्तर प्रदेश खुश। झारखंड को जन्म दिया, झारखंड खुश, बिहार खुश। लेकिन इन्होंने एक किया, गोलियां चलाई, खून बहा, आग लगी, क्योंकि उनको समस्याओं में से ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। हमें समाधान करके विश्वास पाना है। तो हैदराबाद ब्रांड भी प्रमोट होगा तेलंगाना के साथ साथ? हैदराबाद ब्रांड पूरे हिंदुस्तान के लिए काम आने वाला है। ये हमने बहुत अन्याय किया है। हैदराबाद को सिर्फ तेलंगाना और आंध्र का मत समझो। हैदराबाद हिंदुस्तान की विरासत है। दुनिया में हैदराबाद का ब्रांड नेम हो चुका है। 10 साल में बर्बाद कर दिया। चंद्रबाबू ने बहुत बड़ी सेवा की थी, फिर से उसको आगे बढ़ाना है। देखिए, दुनिया में चाइना क्या करता है, सांघाई को दुनिया में मार्केट करता है। हम लोग ऐसे हैं जिनको आता नहीं है। हम हैदराबाद कर सकते हैं, हम बैंगलोर कर सकते हैं, कलकत्ता भी आगे जाके करना चाहिए, चेन्नई भी करना चाहिए, लखनऊ करना चाहिए, काशी बनारस करना चाहिए। क्या कितना नहीं है, सब करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू का जो आपने जिक्र किया, तो क्या आप टीडीपी को एक क्रेडिबल, भरोसेमंद अलायंस पार्टनर मानते हैं? हमारे सारे सहयोगी रहे, एनडीए का हमारा अनुभव है, बहुत ही भरोसेमंद रहे हैं। अटल जी को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि साथी दलों के दबाव में मुझे करना पड़ता है, कभी नहीं कहना पड़ा। मनमोहन सिंह जी को दिन रात कहना पड़ता था, क्या करे, क्या कोएलिशन धर्म का प्रॉब्लम है। मैंने एक बार मनमोहन सिंह जी को पूछा था, मैंने कहा साहब, आपका विदेश मंत्री यूएनओ में जाकर के दूसरे देश का भाषण पढ़े, ये कोई कोएलिशन धर्म का प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा क्या आप बातें करते हो? मैंने कहा आप सरकार चला ही नहीं रहे हो, आपको सरकार चलाने में सीरियसनेस है ही नहीं। और अब तो साफ हो गया, माँ बेटे सरकार चलाते थे। ये जो चंद्रबाबू नायडू की बात आती है, तो आंध्रा में उनकी जो इमेज है, गो गेटर की, टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर की, रिजल्ट ओरिएंटेड की, हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर की, तो आपने अलायंस किया है, इस अलायंस से तेलंगाना और आंध्रा दोनों प्रदेशों के आम आदमी, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं बताता हूँ, भले चंद्रबाबू बीच में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हम दोनों जब एक साथ मुख्यमंत्री थे और हम जब हमारी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में बैठते थे, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मेरी और चंद्रबाबू की मिलती थी, क्योंकि हम दोनों सिवाय डेवलपमेंट कुछ बोलते ही नहीं थे। सिवाय डेवलपमेंट कभी नहीं बोलते थे, कभी इधर उधर हम जाते नहीं थे, और इसलिए हमारी जोड़ी सबसे ज़्यादा जमेगी। नेचुरल अलायंस, एक जोड़ी जमेगी। एक आंध्रा की जब बात करते हैं, तो जगन फैक्टर को कैसे हैंडल करेंगे आप? आपका मेन मुकाबला जगन की पार्टी से है वहाँ। मुझे नहीं लगता है, मैदान में नहीं है। मैदान में नहीं। देखिए, सीमांध्र और तेलंगाना, यहाँ के मतदारों को आप कम मत आंकिए। ऐसे समझदार मतदाता आपको रैरली मिले। देखिए, हिंदुस्तान के कई राजनेताओं का अपमान हुआ है कांग्रेस के द्वारा, इस परिवार के द्वारा। कई स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ के राजनेताओं को इस परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा अपमान किया, प्यून से भी खड़ा। TNJ। लेकिन जब आंध्र में हुआ, आंध्र खड़ा हो गया था।
ये जो आंध्र का स्पिरिट है ना, वही स्पिरिट देश की ताकत बन सकता है। कांग्रेस ने उसी स्पिरिट को कुचलने की कोशिश करी, हम उसी स्पिरिट को अपनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए वहाँ का जो यूथ का स्पिरिट है, उसके अंदर जो भाव है, और मैं मानता हूँ देश के लिए इतनी भावुकता जो आपको आंध्र और तेलंगाना में मिलेगी, कई और जगह पे नहीं मिलेगी। ये जगन के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, तो क्या इनके निपटारे के लिए या करप्शन को निपटाने के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह बनाएंगे आप? ये राजनीतिक दलों का काम नहीं है और नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंटबाजी करनी चाहिए। कानून कानून का काम करे। लेकिन एक बात मैंने साफ कही है, तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा, हमारा मत है कि हिंदुस्तान में राजनीतिक अपराधीकरण इस चर्चा का विषय भी है, चिंता का विषय है। एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और इसलिए जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उसके संबंध में हमारा स्टैंड ये है कि नई सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जितने एमपीज हैं और जिन्होंने अपनी एफिडेविट में अपने क्रिमिनल केस रखे हुए हैं, उनको आप न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके दो। सजा होगी सजा होगी, निर्दोष जाएगा निर्दोष जाएगा, सजा होगी तो उसकी सीट खाली हो जाएगी और अच्छा आदमी आ जाएगा। एक बार भारत की संसद में आया हुआ एक भी व्यक्ति जिस पर इस प्रकार की कोई चीज लगी हुई नहीं है, तो धीरे वो परकुलेट हो जाएगी और ये काम हो सकता है। जहां तक केसेस चलते हैं, जैसे आज देखिए मुझ पर पिछले 12 साल में ढेर सारे केसेस चलाए, तो राजनीतिक विंडिक्टिव था नेचर, इससे देश का भला नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करें। आपके जो केसेस की बात आपने की और आंध्रा में की, तो आंध्रा में ब्रॉडली करप्शन केसेस हैं, तो करप्शन तो एक मुद्दा ही आपकी पार्टी आंध्र में भी रहेगा। करप्शन रिमूवल, करप्शन हर बोलने में तो सबका है, हाँ। हम करना चाहते हैं, हाँ। बोलते तो सब है। एक बात और मेरे समझ में नहीं आई कि तेलंगाना के निर्माण में, सेपरेट स्टेट बनाने में आपका ज़बरदस्त रोल रहा, पूरा सपोर्ट आगे पार्टी ने किया, लेकिन तेलंगाना की जो टॉप लीडरशिप है वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। कंट्राडिक्शन कैसे है? ऐसा जरा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट रहा है, मैंने शुरू में ही आपके जवाब दिया है इसका। भारतीय जनता पार्टी ने कभी दोगली बात नहीं की, साफ साफ बोला है हमारा झगड़ा तरीके से है। माँ को मार करके बेटे को जन्म देने से फायदा नहीं हुआ है, हमारा मत है। जिम्मेवारी राजनेताओं की रहती है कि माँ भी जिंदा रहे, बच्चा भी जिंदा रहे। अब हमारे जिम्मे आने वाला है, हम माँ को भी बनाएंगे बचाएंगे, बेटे को भी बनाएंगे बचाएंगे, ये हमारा रहेगा। ये कहा गया कि तेलंगाना के मुद्दे पे पार्टी में कुछ मतभेद था पार्लियामेंट्री बोर्ड में या आरएसएस के साथ, तो आपने सॉर्ट आउट किया, आपने पहल करी। पहली बात है, ये सारी गपोड़बाजी चल रही है, हम लोगों का ओपन स्टैंड रहा है। ये सारी ये मीडिया में लोग इधर उधर की चलाते रहते हैं, सब बेकार बातें हैं। एक हैदराबाद में नया चमत्कार आपने किया, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार की पब्लिक मीटिंग में 5 रुपए का एंट्री फीस दे के व्यक्ति आएगा और 1.5 लाख लोग पहुंचे सबसे पहले वहाँ। ये क्या मिरेकल है आपका? देखिए, हिंदुस्तान में ये जो माना गया था कि राजनेताओं की कोई आबरू नहीं है, लोग राजनेताओं को नफरत करते हैं, हैदराबाद की उस घटना ने देश को सिद्ध कर दिया कि देश की जनता अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका भेद जानती है। अच्छा है उसके साथ चलने को तैयार है। मैं भी तेलंगाना गया था, क्या मुझे प्यार दिया है तेलंगाना ने, क्या प्यार दिया है जी, मैं कल्पना ही कर सकता हूँ। मुझे लगता है कहीं पिछले जन्म में मैं यहाँ तो पैदा नहीं हुआ था, या क्या अगले जन्म में मुझे वहाँ पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना प्यार मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ जी। तो आप आश्वस्त हैं कि आंध्र और तेलंगाना बिल्कुल, में भी मैं आपको बहुमत आंध्र मिलेगा? और तेलंगाना के दोनों, सीमांध्र और तेलंगाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मोदी जहाँ भी होगा आपके लिए होगा। वहाँ के नौजवानों को विश्वास दिलाता हूँ आपका भविष्य 20 साल बर्बाद हुआ है, अब वो पाप नहीं होने दूंगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं इस 20 साल का गड्ढा भी निकालूंगा और आपको न्याय मिले, आपको अवसर मिले, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चाहे आप सीमांध्र में हो, चाहे आप तेलंगाना में हो, या रायसीना की उपेक्षा होती हो, कुछ भी हो, मेरे अपने हाथ। और मैं भी आपका मोदी गारू हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।